बच्चों तुम लोगों ने स्ट्रैटेजी जरूर देख ली होगी पूरी की पूरी कि कैसे प्रिपरेशन करना है। आज की स्ट्रैटेजी जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने सारी बातें की कि हम लोग इन 3 दिन के अंदर, हमारे पास है 14th 15th 16th और आज की शाम, मैं फिर भी 3 दिन मानता हूं, इन 3 दिन के अंदर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, मैं तुम्हारी 100% पूरी की पूरी A to Z प्रिपरेशन करा दूंगा इकोनॉमिक्स में। और गारंटी दे सकता हूं क्लास कि मैं एक सिंगल नंबर कभी छोड़ूंगा नहीं। 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन तुम्हें दिख जाएगी। मैंने ऑलरेडी सब बात बता दिया है क्लास, और धीरे धीरे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगी। यूट्यूब इस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है क्योंकि एक दिन में 3 से ज्यादा वीडियोस आ रही हैं, तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा। तो प्लीज चैनल पे आके चैनल को सर्च करके देखते रहना। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। दिन हमारे पास बहुत कम है, बीएसटी और अकाउंट्स में हमारे पास दिन फिर भी इससे ज्यादा हैं, तो यही 3 दिन है। मैं पूरी प्रिपरेशन की गारंटी लेता हूं और आज इस वन शॉट के अंदर आपको पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का A to Z, नेशनल इनकम से लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट तक पूरा रिवीजन कराऊंगा। बस तुम्हें कसम खाना है कि वीडियो को बीच में क्लास रुकना नहीं है। अगर तुम ब्रेक लेना चाहो वीडियो पॉज करके 10 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक ले सकते हो, बट तुम्हें पूरा का पूरा आज किसी भी कीमत पर पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रात को 12 बजे तक खत्म करना है। इस 3 दिन में 80 नंबर अगर चाहते हो करना तो कसम खा लो कि आज पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दो। इस वन शॉट को पूरा का पूरा देखना, 0 to 10 तक सारे चैप्टर का कंपाइलेशन है, एक वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। फिलहाल आपका टारगेट है टिल मिडनाइट मैक्रो पूरा खत्म कर दो A to Z, ओके। और आगे क्लास में एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें क्लास और भी हैं जो मैं बैक टू बैक लाता रहूंगा आपके लिए। न्यूमेरिकल हो गया, क्लास डेटा इवेंट, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। तो चलो एंजॉय करो मैक्रो इकोनॉमिक्स वन शॉट को, एंड तक देखो इसको। सबसे पहले बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, यानी कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। जहां से इनकम आती है वापस वहीं पे चली जाती है। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, तनख्वाह लेके आता हूं, मेरी इनकम आती है, मैं उसी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को खरीद लेता हूं और मेरी तनख्वाह चली जाती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सारा प्रोडक्ट एक ही कंपनी खरीदो? तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो यहाँ पे सारी कंपनी की बात करता हूँ। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो सारे इंडिविजुअल की बात करता हूँ। इसका मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी से इनकम जनरेट करते हैं, फिर वापस वहीं पे खर्च कर देते हैं। दिस फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं बात करूं, 4 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। हाउस होल्ड सेक्टर जहां हम लोग रहते हैं, कंज्यूमर्स, फर्म यानी कि प्रोड्यूसर जो उत्पादक हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि अब्रॉड। अब हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जहां पे 2 सेक्टर है। यहाँ पे सबसे पहले हाउस होल्ड है और फर्म है, यानी गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल सेक्टर है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म क्या करती है? इनकी पेमेंट करती है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर। ये इन्होंने किया, फैक्टर सर्विसेज दी, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह दिया, फर्म ने इनको पेमेंट कर दी, फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पे इनके पास फर्म से पेमेंट आ गई, यानी हम लोगों ने कंपनी में काम किया, अपनी सेवाएं दी और हमें पेमेंट मिली। फिर हम क्या करते हैं? इस पेमेंट से इन्हीं का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। तो यानी ये लोग हम क्या करते हैं क्लास? गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। देख रहे हो एरो, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं और हमें फ्री में थोड़ी बेचते हैं, हम इनकी पेमेंट करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप क्या देख रहे हो? इनकम आई, इनकम चली गई, सर्कुलरली। दिस शोज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है क्लास जनरेशन फेज, जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, जहां पे उत्पादन हो रहा है। अब उत्पादन होगा तो लोगों को पैसा बांटा जाएगा। लैंड के पीछे लैंड के पीछे रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल और ओनर को मिलता है प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जब उनको इनकम मिलेगा तो वो लोग कंजप्शन करेंगे सामान खरीदने के लिए। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। तो देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अगर मैं तुम्हें बताऊं क्लास, यहाँ पे जो फ्लो हुआ है, जो भी ये फैक्टर पेमेंट का फ्लो हुआ है और एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फ्लो हुआ है, इसे मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि क्लास में मनी सप्लाई को मेजर करेगा। अभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये गुड्स एंड सर्विसेज है, इन दोनों को बोलते हैं क्लास रियल फ्लो, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। इसे क्लास फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका डिफरेंस तो है ही इंपॉर्टेंट। स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल जो हम मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर करते हैं पर्टिकुलर
पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे पॉइंट आता है, आज कल 15 दिसंबर 16 जनवरी, और ये क्या आता है क्लास, पीरियड, यानी कि पर मंथ पर ईयर, इस तरीके से। सो यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये फोटो की तरह होता है जो मोबाइल फोन से पिक्चर क्लिक करते हो, ये वीडियो की तरह होता है क्लास, यहाँ टाइम ड्यूरेशन होता है पर मंथ पर ईयर। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन है, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, चेंज नहीं हो सकता। से यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ से पंजाब का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो सकता, वो सेम है। लेकिन गाड़ी की स्पीड चेंज हो सकती है, वो क्या है क्लास, डायनामिक। तो फ्लो डायनामिक है, ये स्टैटिक है। वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर इन ए टैंक, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल पॉपुलेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, सब स्टॉक है। जबकि पॉकेट अलाउंसेस, गाड़ी की स्पीड जो जा रही है वो, फ्लो अगर टैंक से पानी बह रहा है, डिमांड है, सप्लाई है, कंजप्शन है, सेविंग्स है, प्रॉफिट लॉस, नेशनल इनकम, ये सारा फ्लो है। बैलेंस शीट स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक फ्लो होता है, राइट। अब बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स, हमारी इकोनॉमी में हम आज पढ़ेंगे 4 तरह के डिफरेंट गुड्स। फाइनल गुड्स, वो सामान जो बन के पूरी तरीके से रेडी है और उसे यूज़ कौन करेगा, फाइनल यूज़र। जो बन के तैयार है और उसे यूज़ कौन कर रहा है, फाइनली जो उसे इस्तेमाल करने वाला है, उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा। देखो, जो फाइनल गुड्स है उसे हम अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने बिजनेस में एज एन इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको बोलते हैं क्लास रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि जो अभी हमने पूरी तरीके से रेडी नहीं किया क्लास, हम उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे या सीधा उठा के रीसेल करेंगे। मैं एक एसी खरीद के लाया बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं चीनी खरीद के लाया बिस्कुट बनाने के लिए, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। एसी मैं घर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को बेचूंगा, सो वो इंटरमीडिएट है। अगर मैं इसे घर पे इस्तेमाल करता तो एसी फाइनल गुड्स होता, और ये एसी अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में अगर मैं लगाता तो भी ये फाइनल गुड्स ही होता। कंजप्शन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जो हम लोग आप लोग खरीदते हैं, चाहे ड्यूरेबल हो चाहे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स है। मशीनरीज को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होता, वो मशीन जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट है, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो गुड्स है जो रेडी टू यूज़ है बाय देयर फाइनल यूज़र, ये अभी रेडी टू यूज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं तो फाइनल गुड्स के 2 पर्पस होते हैं, पहला है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, खुद कंज्यूम करेंगे या बिजनेस में लगाएंगे। इसके भी 2 पर्पस है क्लास, या तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधा उठा के किसी को बेच देंगे। ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड होता है, ये दोनों में इंक्लूड नहीं होता। ये क्लास, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है, सामान बिल्कुल बन के रेडी है, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करना है, सामान फाइनली रेडी है। और ये इंटरमीडिएट गुड्स है, इसमें भी वैल्यू एडिशन करना बाकी है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी भी। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे डोंट हैव, राइट, दे डोंट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया हुआ, राइट। तो मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। मशीन फाइनल गुड्स है, मशीन खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी फाइनल गुड्स है। यहाँ पे मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। डेयरी शॉप ने, डेयरी वाला दूध लेके बेच रहा है, तो वो भी क्या है क्लास, इंटरमीडिएट गुड्स। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, नेशनल इनकम के अंदर ध्यान रखना, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम है कंट्री के अंदर से, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमारी जो इकोनॉमिक बाउंड्री है, जहाँ पे हम इनकम जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन करते हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। आपने इंडिया का मैप देखा है, मैप के साइड का जो भी एरिया है वो टेरिटरिकल बाउंड्री लाइन है, वो हमारा है, भारत हमारा है, पानी में भी 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप्स और एयरक्राफ्ट है अगर उसका इंडिया मालिक है, भले ही वो कहीं और घूम के आ रहा हो इंटरनेशनल वाटर में, तभी वो हमारे टेरिटरी का पार्टी कहलाएगा। फिशिंग वेसल अगर इंटरनेशनल क्लास वाटर में है और मालिक हम हैं, इंडियन है, तो भी वो हमारे टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। हमारी एम्बेसी चाहे कहीं भी हो, चाइना के अंदर इंडिया की एम्बेसी, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, चाइना के अंदर इंडिया की एम्बेसी, जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी, रशिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी, यूएस के अंदर इंडिया की एम्बेसी हमारी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। लेकिन उनकी एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो हमारी नहीं, उनकी टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, सबसे पहला एम्बेसीज नहीं होती क्लास, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं होती, किसी भी फॉरेन कंट्री की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है तो उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट होगा, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्लास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही हमारी कंट्री के अंदर है, फिर भी ये अपनी टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगे, ना कि हमारी टेरिटरी का पार्ट। ओके, जीडीपी और वेलफेयर, साल भर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, जो भी फाइनल गुड्स बनके तैयार हुआ है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही देश के लिए अच्छा है। जीडीपी बढ़ रहा है, ज़्यादा सामान बन रहा है, ज़्यादा सामान बन रहा है तो ज़्यादा लोगों को तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा इनकम मिल रहा है तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनका ज़्यादा खर्चा किसी और की ज़्यादा इनकम बनेगी तो ये अच्छा है। लेकिन क्लास यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं वो रियल जीडीपी की बात करते हैं, आगे बताऊँगा रियल जीडीपी क्या है। बट यहाँ पे 4 एक्सेप्शन है जहाँ पे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है
लेकिन जो ज़्यादा सामान बन रहा है वो अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। अमीर के पास 2 गाड़ी थी, आज 4 गाड़ी है, 4 घर थे, अब 8 घर है। गरीब के पास पहले भी घर नहीं था, झोपड़ी में रहता था, वो कच्चे मकान में रहता था, आज भी उसके पास घर नहीं है, कच्चे मकान में रह रहा है। इसका मतलब देश की जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर समाज का भला कहाँ हो रहा है? अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन हथियारों की, आर्म्स, गोला बारूद, हथियार, टैंकर्स, इनके प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा, वेलफेयर नहीं हो रहा। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, आज भी कंट्री के अंदर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज है, सामान के बदले सामान, लेकिन हम इनको कभी भी जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जीडीपी जो है किसी कंट्री का वो एक्चुअल है नहीं है, अंडर या ओवर एस्टिमेट हम पता नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। एक्सटर्नलिटीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, बिकॉज जीडीपी में सिर्फ वही काउंट होता है जिसकी मनी वैल्यू होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे नेशन पे फर्क डालता है। कंट्री का पॉपुलेशन, ये चिमनीज धुआं छोड़ रही है, बताओ, इससे सबका नुकसान है, हम सब बीमार पड़ते हैं, अपना आप सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा इलाज में खर्च कर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती, हमारे जो इलाज खर्चा इनसे नहीं निकाला जाता। या फिर कोई पार्क तोड़ रहा है, झूले तोड़ रहा है, फिर आप किसी पार्क में जा रहे हो, फ्री में मजे ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप कोई पेमेंट नहीं करते, ये सब वैल्यू एडिशन है, लेकिन ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बात करेंगे तो जो जीडीपी मेजर किया जाता है कांस्टेंट ईयर प्राइस पे, अगर जीडीपी कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, यानी कि प्रीवियस ईयर प्राइस पे, बेस ईयर प्राइस पे, कांस्टेंट ईयर प्राइस पे। और अगर जीडीपी करंट ईयर प्राइस पे, देश में 100 किलो अनाज उगा है, अगर पुराने रेट से देखेंगे तो रियल जीडीपी, आज के रेट से देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता, जो प्राइस है वही प्राइस रहेगा। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है, अगर 10 का सामान 12 का हो गया तो ये 12 के रेट से कैलकुलेट करेगा, ये 10 के रेट से ही कैलकुलेट करेगा। ये ट्रू इंडिकेटर है, ध्यान रखना क्लास। रियल जीडीपी को हम ट्रू इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर का, जबकि नॉमिनल जीडीपी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला। सो एक फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स का, जिसका फॉर्मूला तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो आप इस फॉर्मूले से नॉमिनल रियल जीडीपी में से कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, फिर इसी तरीके से निकाल सकते हो। ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो ये निकल जाएगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकल जाएगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो ये निकल जाएगा। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच क्या डिफरेंस है? साल भर में एसेट की जो वैल्यू कम होती है ड्यू टू इट्स वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ये नॉर्मल वियर एंड टीयर है, मशीन चलाओगे तो घिसेगा, लेकिन ये वो लॉस है क्लास ड्यू टू अनफॉर्सिन ऑब्सोलेंस, लाइक नेचुरल कैलेमिटी, चोरी, एक्सीडेंट, आग लग गया, ये सब कैपिटल लॉस है। आप डिप्रिसिएशन के लिए पहले से प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए आप कोई प्रोविजन पहले से नहीं बना सकते। अचानक से होता है क्लास, मशीन ही गायब हो जाती है। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, रिपेयर करा लोगे। यहाँ पे मशीन ही चोरी होगी, जल गई, आग लग गई, तो आप इसको रिपेयर नहीं करा सकते। ये पूरी तरीके से लॉस है, प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूले A to Z यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, तो बिफोर एग्जाम ये बहुत जरूरी देख के जाना। सबसे पहले देखो सॉरी, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा। अगर कभी तुम्हें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, साइन को चेंज कर लेना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब आपको कुछ कंपोनेंट है नेशनल इनकम के जो तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, साल भर में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसी का फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर एनएफआईए भी आ जाएगा, बाहर की इनकम भी आ जाएगी, एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट, देखो पहला लेटर हमेशा ग्रॉस या नेट में से कोई एक होगा, दूसरा डोमेस्टिक या नेशनल में से कोई एक होगा। ये है नेशनल, पहला है तो नेट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ये जो एनडीपीएफसी है, ये जो एनडीपीएफसी है इसको हम बोलते हैं क्लास डोमेस्टिक इनकम, और जो ये एनएनपीएफसी है हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ध्यान रखना,
नेक्स्ट है प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन मेथड की बात करें, इससे क्या निकलता है, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख लो। ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो चाहे डोमेस्टिक परचेज हो चाहे इंपोर्ट हो। चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें कभी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ है तो इसे तुम सेल्स में ऐड करना, क्योंकि वो क्लास अपने लिए कंज्यूम किया तो हम सेल्स ही मानेंगे। आपने बनाया मार्केट के लिए, एक किसान ने अनाज उगाया खुद रख लिया, तो भी सेल्स ही मानेंगे उसको। परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर करना, बिकॉज मशीन इज अ फाइनल गुड्स। और अगर तुम्हें कभी यूनिट्स दिया हो, सेल्स का रेट पर यूनिट दिया हो, तो मल्टीप्लाई करके सेल्स का वैल्यू जरूर निकाल लेना। सेल्स पर चेंज स्टॉक को बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर तुम्हें कभी ये दोनों दिया हो या फिर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हो, तो ये दोनों के सम के बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही एक हिस्सा होता है। सेकंड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में इनकम मेथड से क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी। आपको सिर्फ 3 कंपोनेंट ऐड करना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। एम्प्लॉयर, ध्यान रखना ये एम्प्लॉई नहीं है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सोसाइटी। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं दिया, जनरली नहीं दिया होता है, तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट नहीं दिया हो जीरो, रॉयल्टी नहीं दिया हो जीरो, इंटरेस्ट नहीं दिया हो जीरो। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया है तो तुम्हें प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड जो आम जनता को बांट दिया जाता है, और कॉर्पोरेट टैक्स। हम प्रॉफिट में से टैक्स देंगे, पब्लिक को डिविडेंड बांटेंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे ग्रोथ के लिए, दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो ये तभी लेना है तीनों को जब प्रॉफिट्स ना दिया हो। अगर प्रॉफिट दिया है तो इसे इग्नोर करना है, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया तो इन दोनों को इग्नोर करना है। थर्ड इज मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं दिया होगा इसको जीरो मान लेना। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारा थर्ड और आखिरी मेथड है। इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लोगे और चेंज स्टॉक लोगे, तो अपना आप ही तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर ये फिक्स दिया है तो तुम्हें चेंज स्टॉक ऐड करना है, राइट। दूसरा है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। फिर तुम्हें जीडीपी एमपी मिल गया, तुम जिसमें चाहो उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कभी नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया गया हो तो साइन को चेंज कर लेना। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर तुम्हें दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तुम्हें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो नेट को हटाने के लिए डेप ऐड कर देना, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, तुम्हें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करना। ये जो फिक्स्ड है इसको हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, अगर तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड कर देना, आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला तुम्हें जानना हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये निकालना हो तो बाकी सब गिवन होगा। अगर मान लो नॉमिनल निकालना हो तो रियल और ये गिवन होगा, रियल निकालना हो तो नॉमिनल और ये गिवन होगा, तुम्हारा एक निकल जाएगा इन तीनों में से कोई भी। यही थे मैक्सिमम सारे के सारे फॉर्मूले नेशनल इनकम के। उम्मीद है ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखोगे और यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे। अब बात करते हैं क्लास, सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर ही लिए, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमारे पास है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, रिगार्डिंग इनकम मेथड, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को कभी भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुआ होगा तभी वो काउंट हो गया होगा, तो आपको दोबारा इसे काउंट नहीं करना है। दूसरी चीज, कमीशन जो आपने अर्न किया है सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के, वो कमीशन फ्रेश इनकम है, तो उसकी कमीशन को क्लास हम काउंट करेंगे, ये नई सर्विस है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, किसी किसान ने अनाज उगाया और अपने पास रख लिया, बेचा नहीं, तो हम उसकी इंप्यूटेड वैल्यू अंदाजा लगाएंगे। तुम बेचते नहीं तो कितने का, अगर तुम बेचते तो कितने का क्लास ये वैल्यू होता, अंदाजा लगा के हम अपने पास उसको काउंट करेंगे। तो सेकंड गुड्स नहीं करना, कमीशन जो है वो करना है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन करना है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड है। चेयर की जो वैल्यू है उसके अंदर लकड़ी की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, सो आपको दोबारा काउंट नहीं करना। ऐसा करते हो तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा नेशनल इनकम का। चेंज स्टॉक को लेना है। और सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, हाउसवाइफ की सर्विस, मदर की सर्विस जो घर पे खाना बनाती हैं, आपको सारा दिन भर का आपके लिए मेहनत करते हैं निस्वार्थ भाव से और आपके लिए पैसे भी खर्च करते हैं क्लास, तो वो उनकी जो सर्विस है उनकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, इसलिए उसे हम लोग प्रोडक्शन मेथड में काउंट नहीं करते। इनकम मेथड को लगाने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है।
ट्रांसफर अर्निंग, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ये सब फ्री की इनकम है, इसके बदले हम कोई काम नहीं करते, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली क्लास इंडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम काउंट नहीं करेंगे, सरकार को फ्री में मिलता है, सो हम उसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई हुई इनकम, स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, हवाला, ये सब पैसा क्लास इलीगल एक्टिविटी से कमाया जाता है, सो लॉटरी वगैरह भी क्लास हम काउंट नहीं करेंगे, वो विंडफॉल गेन है, अचानक से हो जाता है विदाउट एनी प्रोडक्शन, विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सो हम उसे भी काउंट नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लास सेकंड हैंड गुड्स है, उसकी इनकम पहले ही काउंट हो गई होगी जो पहली बार सेल हुई होगी। लेकिन उस सेकंड हैंड सेल की गुड्स पे कोई कमीशन अगर मिल रहा है, किसी ब्रोकरेज मिल रहा है, तो हम उसे काउंट करेंगे, क्योंकि वो फ्रेश सर्विस है, नई सर्विस है। क्लास सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर डिबेंचर की सेल परचेज को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि वो क्लास फाइनेंशियल एसेट है, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं जिससे प्रोडक्शन हो रहा हो, तो क्लास हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन उस सेल्स पे कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज है, तो किसी इंसान ने मेहनत किया और पैसा कमा रहा है, तो उसको हम काउंट करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर, कमीशन ब्रोकरेज तो हर जगह काउंट करना है, हर जगह। ओनर ने अपने मकान में रह रहा है, एक फ्लोर में रह रहा है, एक फ्लोर रेंट दे रहा है, तो उसका जो भी फ्लोर का रेंट है, सेम रेंट हम उसका भी मान के कंसिडर करेंगे, यानी कि नेशनल इनकम में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से ऐड करेंगे। किसान ने अनाज उगाया अपने लिए, हम उसको ऐड करेंगे। आप अपने मकान में रह रहे हो तो हम उसका किराया भी ऐड करेंगे। हम अंदाजा लगाते हैं आप अपने मकान में नहीं रह रहे होते तो कितना किराया देते। ओके, तो हम इसको क्लास इनकम मेथड में काउंट करते हैं, इम्प्यूटेड, अंदाजा लगा के। एक्सपेंडिचर मेथड लगाने से पहले कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सेकंड हैंड गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स पे किया हुआ कोई भी खर्चा काउंट नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल गुड्स की वैल्यू आएगी उसके अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा भी इंक्लूड होगा। इंक्लूड इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर इन सेल्फ कंज्यूमर ओन अकाउंट प्रोड्यूस गुड्स, आपने कुछ चीज़ अपने लिए उगाया है, अनाज आपने अपने लिए उगाया, तो उसको उगाने में जो खर्चा लगा हम उस खर्चे को भी आउट करेंगे, उसको खर्चे को भी क्लास हम इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन मेथड में उसको भी काउंट कर रहे थे हम, उसकी वैल्यू को जो अनाज अपने अपने लगा लिया। एक्सपेंडिचर मेथड में उसके खर्चे भी काउंट करेंगे। डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर अर्निंग को इनकम मेथड में काउंट नहीं किया, ट्रांसफर पेमेंट को एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, फैक्टर पेमेंट वो है जो काम किया और पैसे कमाया, ट्रांसफर पेमेंट फ्री में मिल गया, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ये सब फ्री में मिल जाता है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर्स पे किया गया हुआ खर्चा हम लोग काउंट नहीं करते, ना ही उनकी इनकम काउंट करते हैं इनकम में, ना ही एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर काउंट करेंगे, बट अगर कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन इस पर दिया गया है तो हम उसकी इनकम को जरूर काउंट करेंगे। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर इन सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स पे इनकम हम ऐड नहीं करेंगे, सॉरी सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चा अगर कोई भी हुआ है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उस पे ब्रोकरेज, कमीशन का जो खर्चा हुआ वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्लास एक फ्रेश पेमेंट है फॉर द सर्विस purchase. Like expenditure on these goods was accounted only when purchase is new. Including expenditure on second hand goods would mean counting double. तो भैया आप अगर second hand goods पे कोई खर्चा कर रहे हो तो उसको काउंट नहीं करोगे, ना ही इनकम काउंट करोगे, ना ही वो प्रोडक्शन मेथड में कहीं भी काउंट होगा, सिर्फ उसका ब्रोकरेज कमीशन हर जगह काउंट होगा। करें मनी की, तो मनी है क्या? एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तुम्हें कभी भी एक्सचेंज करना हो, तुम्हें एक्सचेंज करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मुझे दुकान से राशन खरीदना है, सामान खरीदना है, या कुछ भी खरीदना हो, उसके लिए क्लास मुझे जो देना पड़ता है वो है क्लास मनी। सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कॉमन यूनिट है जिससे हम बहुत सारी चीजों को या कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर बात करें क्लास फंक्शंस ऑफ मनी की, तो मनी के दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शंस, जो मनी करता ही करता है क्लास, इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, हर जगह मनी ये काम करता है क्लास, इसके अलावा ये काम करता है। एक और फंक्शन भी है जो आपको पढ़ना नहीं है, व्हाट इज कंटिंजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें, मनी के प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आपको कोई भी चीज खरीदना हो तो आपको बदले में कॉमन यूनिट देनी पड़ेगी, दिस इज मनी। मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, हम हर चीज को मेजर करने के लिए, अगर मुझे किरोसिन ऑयल के बदले मस्टर्ड ऑयल चाहिए, पोटैटो की जगह टमाटो चाहिए, तो एक्सचेंज करने का अलग अलग भाव कि एक पोटैटो का टमाटो का हिसाब कितना है, 1 किलो पोटैटो के बदले कितने किलो टमाटो मिलेगा, 1 किलो चावल के बदले कितने किलो गेहूं मिलेगा। तो इस एक्सचेंज रेट में बड़ी दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन मनी आने के बाद एक कॉमन यूनिट हो गया। आपको राइस खरीदना है, आपको वीट खरीदना है, आपको किरोसिन ऑयल खरीदना है, मस्टर्ड ऑयल खरीदना है, कार खरीदना है, हाउस खरीदना है, आपको हर किसी की पेमेंट एक कॉमन यूनिट में करनी पड़ेगी, और वो है मनी। आप पैसे से ही हर एक चीज खरीद सकते हो। पहले किसी के पास मान लो कोई सामान है, किसी के पास कोई सामान है, अब मान लो कोई भी सामान एक्सचेंज करना हो तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि 1 किलो बैंगन के बदले भिंडी कितना मिलेगा। तो ये अलग अलग बहुत दिक्कत होती है बार्टर सिस्टम में, उसको सॉल्व किया प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी ने। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, सबसे पहला स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट।
बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी फ्यूचर पेमेंट्स की। अगर आपने किसी से 10 किलो अनाज उधार लिया है तो आपको कितना लौटाना पड़ेगा 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसे कोई हिसाब किताब नहीं था। ऊपर से क्लास अगर आपको 10 लोगों से एक घर बनवाना है तो 10 लोगों को पेमेंट अलग अलग जाएगी, सब कुछ, कोई कुछ सामान मांगेगा, कोई कुछ सामान मांगेगा। पैसा था नहीं बार्टर सिस्टम के अंदर जो पहले चलता था। फिर मनी इकोनॉमी के आने के बाद ये स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया, लोन का सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग करना भी पॉसिबल हो गया। इसी फंक्शन की वजह से हमें अकाउंटिंग करना पॉसिबल हो गया। अब हम अकाउंटिंग कर सकते हैं बिकॉज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबकी वैल्यू मनी में हम लोग सेट कर देते हैं। दूसरी बात, अगर हमें लोन लेना है तो हम क्लास विद इंटरेस्ट हम उसको लौटा भी देते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद। दिस इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एनी फ्यूचर पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले सामान को स्टोर करने में बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे पास मान लो गेहूं है, मैं फसल कर रहा हूँ, कोई चीज़ को स्टोर करना है, बहुत लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। लेकिन पैसे के आने के बाद मनी को आप लॉन्ग टर्म तक 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, जितना मर्जी उतना क्लास बैंक में डाल दो, वो पैसा स्टोर होता रहेगा, साथ में बढ़ता भी रहेगा। ये है क्लास सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब बात करते हैं मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना क्लास, एट अ पर्टिकुलर, ध्यान रखना स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आम जनता के पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई में, सॉरी, मनी सप्लाई में गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होता। मनी सप्लाई में सिर्फ वही पैसा इंक्लूड होता है जो आम जनता के पास है। जो पैसा सरकार के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। जो बैंकिंग सिस्टम के पास है वो भी मनी सप्लाई के इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी। ये दोनों मनी के सप्लायर हैं, मनी के डिमांड नहीं करते, ये दोनों मनी के सप्लायर है, तो इनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मनी सप्लाई में जो इंडिविजुअल के पास, जो बिजनेस फर्म के पास पैसा है, सिर्फ मनी सप्लाई के अंदर वही काउंट होगा, वही कंपोनेंट होगा मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4, पर तुम्हें जो पढ़ना है डिटेल में क्लास वो M1 पढ़ना है। M1 का जो फॉर्मूला है वो है CC, DD और OD विद RBI। CC मतलब करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI, हमारा कुछ पैसा RBI के पास भी पड़ा रहता है। तो इट डज नॉट इंक्लूड, ध्यान रखना क्लास, मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। जो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। M1 इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी। M1 को ट्रांजेक्शन मनी या M1 को क्लास हम कहते हैं मोस्ट लिक्विड। ध्यान रखना क्लास, CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट। तो जब भी हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की तो हम इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो बैंकों के पास पैसा है पब्लिक का, हम सिर्फ वही काउंट करेंगे। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास पड़ा हुआ है, इंटर बैंक डिपॉजिट को हम कभी भी डिमांड डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करते। अदर डिपॉजिट मतलब जो पैसा RBI का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, RBI का नाबार्ड के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, RBI का फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, मतलब क्लास इसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। किस किस का डिपॉजिट? फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्लास यहाँ पे नाबार्ड। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनता से डिपॉजिट को लेते हैं और जनता को लोन देते हैं, राइट। अब ये बैंक होते हैं 2 टाइप के, आम जनता का बैंक, कमर्शियल बैंक, और सारे कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रेगुलेटर है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है कि वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, रूल रेगुलेशन बनाना, उनको लाइसेंस देना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, उनके लिए उनको मुसीबत के टाइम पे हेल्प करना। तो ये कमर्शियल, हमारा बैंक खुलेगा तो हमारा बैंक अकाउंट खुलेगा तो कमर्शियल बैंक में ही खुलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का भी सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से यूएस का फेडरल रिजर्व सिस्टम जो उनका सेंट्रल बैंक है, और ये कंट्रोलर है एपेक्स बैंक है जो पूरी की पूरी क्लास कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक का कोई फंक्शन सिलेबस के अंदर नहीं है, एक ही फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे बना देता है, इस चीज को स्टडी करने से पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक RBI को दे देता है, अगर आम जनता बैंकों में पैसे जमा करेगी तो कमर्शियल बैंक उसका फिक्स परसेंट RBI को दे देता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड में, लिक्विड में, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास SLR, उस परसेंटेज को बोलते हैं SLR। और क्लास जो RBI के पास देता है एक फिक्स परसेंट, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर मैंने 1000 रुपये बैंक में जमा करे
करे तो बैंक 1000 रुपए किसी और को लोन नहीं दे सकता, बैंक को CRR SLR मेंटेन करना पड़ेगा। और CRR SLR जितना ज़्यादा होगा, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा रिजर्व हो गया तो लोन जो देंगे वो बैलेंस अमाउंट देंगे। इसी तरीके से क्लास किसी ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया मान लो, ठीक है, तो बैंक मान लेते हैं LRR 10% है और बैंक लोन दे पाएगी 900 रुपए। फिर 900 रुपए बैंक ने जिसको लोन दिया उस इंसान ने किसी को पे किया, अल्टीमेटली वो पैसा किसी और के बैंक में आ गया, बट है तो वो कमर्शियल बैंक की। यहाँ पे हम SBI, PNB, ICICI, येस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं बात कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं क्लास सारे कमर्शियल बैंक्स की। तो डिपॉजिट 1000 आया, लोन गया 900, जिसको लोन दिया उसने किसी और को पेमेंट कर दिया, क्योंकि जो लोन लेगा तो वो पेमेंट करेगा, कुछ खरीदेगा, राइट। तो अल्टीमेटली दूसरे पर्सन के तुम्हारे बैंक से पैसा निकलता है, मेरे में आ जाता है, मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, उसके बैंक में चला जाता है, तो किसी और के बैंक में आ गया 900, उसने खर्च किया क्लास 90%, क्योंकि रिजर्व मेंटेन होगा 10%, 90, 810। थर्ड राउंड में 810 फिर से बैंक के पास आ गया, वही अपना पैसा, फिर बैंक ने 81 रिजर्व मेंटेन करके 729 लोन दे दिया। और ऐसा चलते चलते लास्ट में तुम देखोगे कि डिपॉजिट 1000 का 10,000 हो गया। ये 10 गुना कैसे हो गया, इसके लिए एक फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। जो फॉर्मूला है क्लास डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, वो होता है क्लास 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 अपॉन 10%, 10/100 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 10 टाइम्स। अगर ये लीगल रिजर्व रेशियो 25% होगा तो 1 अपॉन 25 इंटू 100, आप ऐसा लगा लो फॉर्मूला 1 अपॉन LRR इंटू 100, तो ये आ गया 4 टाइम्स। और अगर ये LRR 50% हो गया तो ये आ जाएगा क्लास 2 टाइम्स। यानी कि LRR जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उतना ही कम होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का बेसिकली मतलब ये है कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना कैसे करता है। तो ये हो गया क्लास 10,000, इसका 10% हो गया 1000, और बाकी क्लास हो गया 9000। इस तरीके से कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए से 10,000 बना लिया, क्योंकि LRR 10 टाइम्स है। तो एग्जामिनेशन में तुमको LRR दे सकता है, इनिशियल डिपॉजिट दे सकता है, तुम्हें टोटल डिपॉजिट निकालना होगा, या टोटल दे दे, इनिशियल दे दे, तुम्हें LRR निकालना होगा, कुछ भी निकालना हो। 1 अपॉन LRR तुम्हें पता है कितना गुना, जैसे इसमें हो गया 10 गुना, तो 1000 का 10 गुना, टोटल डिपॉजिट 10,000, इनिशियल डिपॉजिट 1000, LRR 10%, और डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो हो गया वो 10 टाइम्स हो गया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन की। सबसे पहला है नोट छापने का अधिकार। इसे बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी है जो नोट छापता है। हालांकि एक का सिक्का और जो कॉइन्स हैं उसे कौन छापता है क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे छापता है। इशूइंग अथॉरिटी हो गया। दूसरा है क्लास बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकों को जितने भी सरकार है ना क्लास, सरकार जो भी गवर्नमेंट है, तो बैंकिंग फैसिलिटी उनको कौन देता है क्लास, RBI। तो RBI उनको बैंकिंग फैसिलिटी देता है। ये बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, सरकार को सलाह भी देता है, सरकार की मदद भी करता है, क्रिटिकल सिचुएशन में, मुसीबत के टाइम पे सरकार को हेल्प भी करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। जैसे कोविड टाइम पे क्लास बहुत बड़ा अमाउंट क्लास RBI ने सरकार को दिया था। बैंकों का बैंक, हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक, उन पे ऊपर निगरानी रखना, उनका सुपरवाइजर, उनको गाइड करना, उनका सलाहकार, ये सारा काम RBI करती है। लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की बहुत दिक्कत होती है तो आखिरी रास्ता जो बचता है सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास रखने का काम भी RBI करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास अपने पास फॉरेन करेंसी का भंडार रखता है, सो दैट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, एक दूसरे के बैंक का सेटलमेंट का काम जो है वो भी RBI करता है। एक बैंक के पास दूसरे बैंक का कुछ पैसा है तो ये सेटल करने का काम RBI के थ्रू होता है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, या डिफ्लेशन है, डिमांड कम हो रही है, मंदा चल रहा है क्लास, रेट डाउन हो रहा है, उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी RBI की है, सेंट्रल बैंक की है। तो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है उनकी एक पॉलिसी के साथ, जिसका नाम है क्लास मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लास, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेजर की बात करूं, सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो होगा क्या कि RBI कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी, तो कमर्शियल बैंक आम जनता को भी महंगे रेट पे लोन देगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे। डिफ्लेशन में इसका उल्टा होता है, RBI बैंक रेट कम कर देती है, RBI सस्ते रेट पे लोन देती है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पे लोन देता है आम जनता को, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं। अल्टीमेटली लोन लेके हम करेंगे क्या, डिमांड करेंगे, कुछ खरीदेंगे, घर रखेंगे तो है नहीं उस पैसे को। CRR SLR मैंने बता दिया क्लास आपको। लीगल रिजर्व रेशियो, इन्फ्लेशन में लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो लीगल रिजर्व रेशियो को जैसे ही बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, लोन कम देंगे, डिमांड कम। डिफ्लेशन में इसे कम कर दिया जाता है ताकि लोग लोन ज़्यादा लें, लोग लोन ज़्यादा दे पाएगी बैंक लोगों को, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के जो शेयर्स हैं उन्हें जनता को बेच देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में सेल कर देता है, सो दैट लोग उसे खरीदे, बैंकों से पैसा निकाल के, बैंक के पास पैसा ना बचे, बैंक लोन ना दे। और डिफ्लेशन में क्या होता है, RBI इनको परचेज कर लेता है, सो दैट RBI इनको पैसे दे दे इसी बहाने, और ये अपना पैसा बैंक में जमा करे, बैंक लोन दे। डायरेक्टली कभी भी सरकार आपको
पैसा नहीं बांट सकती, किसी न किसी सिस्टम के थ्रू ही आपके पास पैसा आएगा। फ्री में बांट दिया तो क्लास नेशनल इनकम में हमने पढ़ रखा है, फ्री में बांट दिया तो वो ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, वो नेशनल इनकम को नहीं बढ़ा पाएगी। फ्री में दिया होकर कुछ काम करके आपको मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देती है और कुछ इंटरेस्ट उसको मिलता है। उल्टा समझ लो कि भी आरबीआई को लोन दे दिया कमर्शियल बैंक ने, जिस रेट पे, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को देते हैं और बाहर लोन नहीं देते। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कम कर देती है, तो कमर्शियल बैंक फिर बाहर पैसे देते हैं, आरबीआई को पैसे नहीं देते। अल्टीमेटली सारा खेल है लोन का। इन्फ्लेशन में सरकार चाहती है कि मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ना दिया जाए किसी को। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दी जाए, आसानी से पैसा दे दो, सो दैट लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड करें, डायरेक्टली फ्री में तो नहीं, लेकिन बैंक के लोन के सिस्टम के थ्रू। क्वालिटेटिव में इसके अंदर आता है पहला मार्जिनल रिक्वायरमेंट। हमने लोन 10 लाख का लेना है, प्रॉपर्टी 15 लाख की है, तो 15 लाख की प्रॉपर्टी में 10 लाख का लोन मिल पाएगा, तो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बैंक अपने पास रखती है ताकि कल को भाग ना जाऊं मैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एमआर। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, लोन कम दिया जाता है। 15 लाख की प्रॉपर्टी पे सिर्फ 8 लाख का ही लोन मिलेगा, तो डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो 15 लाख की प्रॉपर्टी पे 14 लाख 12 लाख का लोन दे दिया जाता है ताकि हमारे पास ज़्यादा लोन आए, हम डिमांड ज़्यादा करें और कंट्री में अल्टीमेटली पैसा पहुंचे। अगर पैसा मेरे पास आएगा तो मैं खर्च करूंगा, तो किसी और को भी मिलेगा, मेरे पास ही नहीं आएगा तो मैं खर्च कहाँ करूँगा, किसी और को मिलेगा कहाँ। तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मोरल सुएजन मतलब कि इन्फ्लेशन में किसी को लोन मत दो एक्सेप्ट फार्मर्स, और डिफ्लेशन में सबको लोन दो। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है कि भाई लिमिट लगा दो एक क्रेडिट की, भी इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं देंगे। सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर बोलते हैं इसको। लिमिट लगा देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं देंगे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, डिफ्लेशन में आसानी से सबको लोन देते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है। ये सेम टू सेम एडीएस चैप्टर में भी है, तो वहाँ भी आपको ये सेम टू सेम पढ़ना है। एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा इन 7 में से। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। साल भर में जितनी भी डिमांड हो रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, साल भर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड यहाँ पे हो रही है एक साल के अंदर, अप्रैल से लेकर मार्च तक, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हम लोग, आप लोग डेली बेसिस पे जो भी खर्चा करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ये डिपेंड करता है क्लास हमारी लेवल ऑफ इनकम पे। हायर द लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी मोर, लोअर द लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी लेस। अगला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्लास 2 टाइप का होता है, इंड्यूस और ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है क्लास जो इनकम पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, ये फिक्स है, होना ही होना है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। तीसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। सरकार भी जितने भी खर्चे करती है देश के अंदर वो सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अगला है सरकार ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कंट्री के अंदर किसी भी चीज में, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं क्लास हमारे देश के सामान की डिमांड हो रही है, लेकिन बाहर लोगों द्वारा डिमांड हो रही है तो एक्सपोर्ट प्लस है। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम देश का सामान नहीं खरीदेंगे तो इसलिए इंपोर्ट माइनस है। ये पांचों के 5 अग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट है। इसको डिटेल में हम कह सकते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X माइनस M का मतलब नेट एक्सपोर्ट। लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी में, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी AD का जो फॉर्मूला होता है वो C प्लस I कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैं थोड़ी सी बात सी की करूं तो सी का मतलब है कंजप्शन, जो कभी जीरो नहीं होता। भले ही आपकी इनकम जीरो हो तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन तो इकोनॉमी करेगा ही करेगा, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको ए बार से डिनोट करते हैं। देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजप्शन कुछ ना कुछ है, इसी कंजप्शन को बोलते हैं ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन। कई जगह से सी बार भी लिखा जाता है, बात बराबर है। और ये अपवर्ड जाता है, जैसे जैसे तुम्हारी कमाई बढ़ती चली जाएगी कंजप्शन तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए पास सेविंग्स और बोरोइंग से 2 मेन सोर्सेज होते हैं। आई क्लास यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है। सी प्लस आई ऐड करेंगे तो एडी भी बनेगा क्लास। यहाँ से देखो थोड़ा सा ऊपर से ये सी आई और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सी और क्लास एडी इज आई फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई, साल भर में जितनी भी सप्लाई हो रही है वो एग्रीगेट सप्लाई। इसके 2 कंपोनेंट है, कंजप्शन और सेविंग। कंजप्शन तो आपको पता ही क्लास, सेविंग इनिशियल लेवल पे देखो माइनस होता है शुरू में, भाई पहले इनकम इतनी कम होती है कि कुछ बचता नहीं है, सेविंग माइनस में होता है। फिर धीरे धीरे सेविंग यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे सेविंग पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम एएस बनाएं तो एएस हमेशा 45 डिग्री से बनता है क्लास। आप अगर देखोगे ये लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को बाइसेक्ट करती है बीच से। ये एएस है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, दोनों ही वाई है क्लास, तो यहाँ पॉइंट बीच से निकलेगा क्लास बिल्कुल। और क्लास ये
45 डिग्री से बनता है अग्रीगेट सप्लाई, और एएस को ही हम वाई बोलते हैं, आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। क्यों? क्योंकि वाई का फॉर्मूला जो होता है वो भी सी प्लस एस है, और जो अग्रीगेट सप्लाई है वो भी सी प्लस एस है, और एडी का आपने देखा क्या, सी प्लस आई। तो ये हो गया एडी, ये हो गया एएस, ये रहा क्लास अग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री लाइन बनाता है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में बराबर है। अगर y इक्वल टू सी है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहां देखो क्लास, ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजप्शन, जहां पे इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है। 100 रुपए कमाया, 100 रुपए ही खर्च कर दिया आपने, तो आपकी सेविंग्स क्या होगी, जीरो। उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और इस पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और एपीएस 0 होता है। एपीसी और एपीएस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे ऊपर कौन है क्लास, यहाँ पे ऊपर कंजप्शन है, नीचे है इनकम, तो ये डिस सेविंग्स है, सेविंग माइनस में जा रहा है। धीरे धीरे ऊपर इनकम आ गया, इनकम ज्यादा हो गया, कंजप्शन कम, तो धीरे धीरे बचत होने लगती है। शुरू में बिजनेस में सेविंग्स नेगेटिव होता है, फिर धीरे धीरे सेविंग्स पॉजिटिव होने लग जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आता है जब दो अप्रोच को फॉलो करता है, एडीएएस और एसआई अप्रोच। अंडर एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इक्वल टू एएस। ध्यान रखना, ये हो गया क्लास एडी और ये हो गया एएस। जहां पे एडी एएस बराबर होगा उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम है। एडी एएस अप्रोच में इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब एडी और एएस दोनों बराबर होगा। इसके अलावा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आती है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ये है क्लास इन्वेस्टमेंट, ये है सेविंग्स। इनिशियल लेवल पे सेविंग्स क्या है, माइनस है, फिर सेविंग्स जीरो है और फिर सेविंग प्लस है। तो यहाँ पे जहाँ एसआई दोनों बराबर है उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, और इस ई को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एडीएएस में एडीएएस के बराबर, एसआई में एसआई के बराबर। जब भी पेपर में पूछेगा डायग्राम जरूर बनाना। व्हाट हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस? अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आपके पास आउटपुट नहीं है। प्रोड्यूसर शुड इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को सप्लाई बढ़ाना चाहिए। और अगर एडी कम है, एएस ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स को सप्लाई कम कर देनी चाहिए क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, तुम ज्यादा सामान बना रहे हो, तुम्हारा माल बिकेगा नहीं, स्टॉक कैपिटल लॉस होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम प्रोडक्शन क्या कर दो, कम कर दो। व्हाट हैपन व्हेन सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट? अगर लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि लोग सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, तो प्रोडक्शन कम करो, नहीं सामान आपका बिकेगा नहीं। अगर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो प्रोडक्शन बढ़ा दो। लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आपका सारा माल बिक चुका है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। ये है क्लास एडी, ये बीच में बन गया एएस, ये हो गया पॉइंट इक्विलिब्रियम, ये बना 45 डिग्री से। एडी ज्यादा है एक्सिस डिमांड में, तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी, एडी यहां से बनेगा एडी डैश, और ये दोनों एडी के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं क्लास इनफ्लेशनरी गैप। और ये जो ई पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ओके, तो अगर एडी ज्यादा है एएस से, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और अगर एडी कम है, अब यही लाइन अगर नीचे बन जाए, ये एडी हो गया, ये एएस हो गया, अगर ये लाइन नीचे आ जाए, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, तो ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो पॉइंट है ई, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट। तो एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड क्लियर हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम है। दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दे गेट वर्क, और उनके पास काम है, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि देश के सभी लोग बेरोजगार है, स्टिल कुछ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जैसे क्लास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोग मॉडर्नाइजेशन आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, नई नई मशीन आती है, लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते, तो लोग कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग एक जॉब से छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए बेरोजगार हो जाते हैं वो, दिस इज कॉल्ड क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से बेरोजगार है, या तो काम करना नहीं चाहते या उस रेट पे काम नहीं करना चाहते जिस रेट पे उनको काम मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी, सो अपनी इच्छा से वो लोग बेरोजगार हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, उस रेट पे काम करना चाहते हैं जो रेट मार्केट दे रहा है, काम करने के लायक भी हैं, काम कर सकते हैं, इच्छा भी करते हैं काम करने के लिए, बट इकोनॉमी में जॉब नहीं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार है, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसे कंट्रोल कैसे करें? एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के दो मेजर्स है। पहला है फिस्कल मेजर जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, दूसरा है मॉनेटरी मेजर जो आरबीआई ने दिया है। अगर मैं फिस्कल मेजर की बात करूं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, अगर एक्सेस डिमांड कंट्रोल कर रहा हो तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, सामान महंगा हो जाता है, लोग डिमांड कम करते हैं और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाता है। डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के लिए सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, यानी सरकार जो खर्चा करती है ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, तो
अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है, तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है जनता के ऊपर, सो दैट उनकी इनकम कम हो, डिमांड कम करें। और कंट्री में डेफिसिट डिमांड है, सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है ताकि लोगों को इनकम मिले, लोग डिमांड करें। इसको बोलते हैं क्लास फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट देती है। अगला है मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई देती है। इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्लास, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहला है क्लास बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट होता है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बैंक रेट बढ़ेगा, जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को महंगे रेट पे लोन देगी। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को महंगे रेट पे लोन अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक जनता को महंगे रेट पे लोन देगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो बैंक रेट कम कर दो। आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन देगा, कमर्शियल बैंक जनता को सस्ते रेट पे लोन देगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। और डिफ्लेशन में या डेफिशिट डिमांड में हमें डिमांड को बढ़ाना है। CRR प्लस SLR LRR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LRR होता है क्लास लीगल रिजर्व रेशियो। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो LRR को बढ़ा दिया जाता है। जैसे LRR बढ़ेगा, जैसे लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, CRR SLR बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक को लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ज्यादा पैसा रिजर्व में मेंटेन हो जाएगा, तो लोन कम देंगे, एक्सिस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो CRR SLR को कम कर दो, कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा देंगे, लोगों के पास लोन ज्यादा आएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचता है जनता को। अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई को सिक्योरिटीज को सेल करना चाहिए, सो दैट लोग पैसा कमर्शियल बैंक से निकाल लें और बैंक लोन ना दे पाए। डिफ्लेशन में आरबीआई इन्हीं सिक्योरिटी को परचेज कर लेता है जनता से और जनता को पैसे दे देता है, सो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक आगे किसी को लोन देता है। तो इन्फ्लेशन में सेल्स करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई, डिफ्लेशन में परचेज। अगला है रिवर्स रेपो रेट। वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक के पास कभी कभार सरप्लस पैसा आ जाता है तो वो पार्क कर देता है आरबीआई के पास और उनसे ब्याज कलेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, सो दैट कि ज्यादा पैसा वो आरबीआई को दे दे, जनता को ना दे। डिफ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दो, सो दैट वो ज्यादा पैसा जनता को दे। डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड कम करने के लिए इसे कम करना है और इन्फ्लेशन के लिए बढ़ाना है। ध्यान रखना क्लास, ये सारी चीजें इन्फ्लेशन में बढ़ेंगी, डिफ्लेशन में कम होंगी। एक्सिस डिमांड बढ़ेगा, डेफिसिट डिमांड में कम होगा। बस ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल और परचेज होता है। क्वालिटेटिव के अंदर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं 10 लाख का लोन चाहता हूं तो मुझे 15 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, तो 5 लाख की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। ओके, देखो जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा कमर्शियल बैंक लोन कम देंगी तो इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, और इसको जैसे कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा दे पाएगी, लोन ज्यादा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला मोरल सुएजन सलाह देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, भैया किसी को लोन मत दो, इन्फ्लेशन में सिर्फ फार्मर को लोन दो। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव मेजर्स, कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए ही आपको लोन दिया जाता है, बाकी पर्पस के लिए लोन नहीं दिया जाता। लिमिट सेट कर दी जाती है एक्सेस डिमांड में कि भैया हम आपको इतना ही लोन देंगे, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। ये हो गया क्लास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स, और इनसे हम लोग एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहता है, इनकम का वो पोर्शन जो आपने खर्च कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है क्लास सी अपॉन वाई। एपीसी क्लास 1 हो सकता है, अगर सी वाई के बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट तो एपीसी 1 होगा, सी और वाई दोनों बराबर है, कट के आएगा 1। एपीसी 1 से छोटा हो सकता है, एपीसी 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू ध्यान रखना। एपीएस, इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया, एपीसी एपीएस, ठीक है, एस अपॉन वाई। अगर एस नेगेटिव है तो एपीएस नेगेटिव, एस पॉजिटिव है एपीएस पॉजिटिव, एस जीरो है तो एपीएस जीरो। बट एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा, ना 1 से ज्यादा होगा। जितना कमाया उतना बचा नहीं सकते, और कमाई से ज्यादा हम सेव नहीं कर सकते, तो एपीएस 1 और 1 से ज्यादा कभी नहीं होता, हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। तीसरा फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस दोनों मिला को क्या होता है क्लास, 1 के बराबर। नेक्स्ट है क्लास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, और ध्यान रखना गरीब लोगों का एपीसी ज्यादा होता है, एमपीसी भी गरीब लोगों का ज्यादा होता है। तुम्हारी अगर इनकम बढ़ेगी तो तुम कंजप्शन बढ़ाओगे, तो इनकम के बढ़ने से कितना कंजप्शन बढ़ा उसको बताता है क्लास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ध्यान रखना हमेशा ये 0 to 1 के बीच ही लाई करता है। अगर तुमने अपनी सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1 हो जाएगा, और सारी एडिशनल इनकम सेव कर लिया तो एमपीसी 0 हो जाएगा। एमपीएस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, ये भी हमेशा 0 to 1 रहता है। अगर तुमने सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लिया तो एमपीएस 1 हो जाएगा, सारी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया तो एमपीएस 0 हो जाएगा। और एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होता है, 1 के बराबर। अगर 0.4 तो 0.6, 0.9 तो 0.1, 0.8 तो 0.2, 0.75 तो 0.25।
कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए जो है ऑटोनोमस कंजप्शन, इस बी को बोलते हैं एमपीसी, ये स्लोप ऑफ सी कर्व है, स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी कर्व, वाई मतलब नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, जो कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। सेविंग फंक्शन एस इक्वल टू माइनस ए ऑटोनोमस सेविंग्स, वन माइनस बी एमपीएस, वाई मतलब नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं सेविंग फंक्शन। और ध्यान रखना क्लास, अगर तुम्हें पेपर में आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, डेरिवेशन पूछा जाता है, तुम डिराइव कर सकते हो। लिख के दिखा देता हूँ क्लास, y का फॉर्मूला है c प्लस एस, तो s का फॉर्मूला है y माइनस सी, तो s इक्वल टू वाई माइनस सी होता है a प्लस बी वाई। अगर इसे ओपन करें y माइनस ए बार माइनस बी वाई, एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से y, यहाँ से b, तो यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी वाई, ये हो गया सेविंग फंक्शन। अगर तुम डायग्राम की बात करो तो तुम्हें डायग्राम बनाते वक्त कुछ खास बात का ध्यान रखना है, ये हो गया y, ये हो गया c, जहाँ से c 20 से शुरू किया है नीचे एस बी माइनस 20 शुरू करना, बिकॉज अगर आपकी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग्स ऑब्वियसली माइनस 20 होगा, पहली बात यहाँ ध्यान रखनी है। y c दोनों बराबर हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे सेविंग 0 होना चाहिए, जो y और c दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहाँ सेविंग 0 होना चाहिए। फिर y ऊपर चला गया, c नीचे आ गया, तो धीरे धीरे बचत होने लगी, शुरू में y नीचे था, c ऊपर था, तो हमारा डिस सेविंग्स माइनस में था। और एमपीसी का स्लोप ऑफ सी लाइन एमपीसी, स्लोप ऑफ एस लाइन एमपीएस, वन माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन इक्वल टू वन माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ एस लाइन, यानी वन माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, और वन माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, और माइनस एमपीएस इक्वल टू एमपीसी। ये बातें ध्यान रखना है क्लास, पहला यहाँ से फिर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग में, और ये ध्यान रखना है क्लास कि एमपीसी एस लाइन का स्लोप है एमपीएस, एमपीसी सी लाइन का स्लोप है एमपीएस एस लाइन का स्लोप है। ओके, अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। इस चीज को शोन कौन करता है क्लास? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज डिनोटेड बाय के, और इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला भी है क्लास 1 अपॉन एमपीएस, और एमपीएस को हम क्लास 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना क्लास, एमपी जो के की वैल्यू है वो हमेशा 1 टू इन्फिनिटी रहेगी। के की जो मिनिमम वैल्यू होती है 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के, एमपीसी बढ़ेगा के बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा के घटेगा, और आप इसे प्रूव कर सकते हो कोई भी फिगर लेके। एमपीएस का जो रिलेशनशिप है ना वो इनवर्स रिलेशनशिप है के साथ, के जितना ज़्यादा एमपीएस जितना ज़्यादा होगा के उतना ही कम होगा। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अगर एमपीएस 0.2 है तो के 5 है, और अगर एमपीएस 0.5 है तो के जो है वो 2 है। तो एमपीएस जितना कम होगा के उतना ही ज़्यादा होगा, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ एम पी एस 0.2 था तो के 5 था, एम पी एस बढ़ गया तो देखो के घट गया, 5 से 2 हो गया, और एम पी सी के साथ सीधा। और ये तो आप सब जानते हो, एम पी सी प्लस एम पी एस दोनों को मिला के 1 रहता है, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दोनों को मिला के 1 है, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा होगा। ये क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग प्रोसेस है पूरा का पूरा। अगर मैं देखूँ क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एम पी सी को मैंने माना 0.8, ये कहता है कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, लोग इनकम कमाएंगे तो कंजप्शन भी एक्स्ट्रा करेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, फिर कंजप्शन बढ़ेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इनकम के एक गुना बढ़ने से इन्वेस्टमेंट के एक गुना बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ा तो इनकम भी 100 से बढ़ेगा, 80% खर्च कर दिया, कंजप्शन हो गया 80, फिर अगले राउंड में यही 80 इनकम बनेगा, फिर इसके 80% खर्च कर दिया 64, फिर अगले राउंड में यही 64 इनकम बनेगा, फिर इसके 80% खर्च कर दिया। और क्लास देखेंगे के का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 अपॉन एमपीएस, एमपीसी 0.8, एमपीएस 0.2, के आ गया 5, 100 का हो गया 5 गुना, तो देखोगे डेल्टा आई की टोटलिंग जो है वो 500 है, डेल्टा आई की। और इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 से, इनकम बढ़ गया 5 गुना, के 5 टाइम्स आता 500, और 80% कंजप्शन कितना बढ़ गया 400। ये जो ऑल अदर राउंड है इसमें हम लोग बैलेंस लिखते हैं। तो आता है कई बार न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखा के आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस दिखाओ, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। बस यही है इस चैप्टर में। बाकी एक्स एन टी सेविंग्स, एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूँ क्लास आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एन टी सेविंग्स किसको कहते हैं? साल भर में जो होने वाली सेविंग्स है उसको बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग्स। साल भर में जो होने वाली इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल सेविंग्स है इकोनॉमी की उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी की उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं ये करके सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखना।
सबसे पहले एडी, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। इनकम का फॉर्मूला सी प्लस एस। सो इस हिसाब से जो एएस है वो खुद भी वाई के बराबर हो जाता है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एडी एएस के बराबर होगा, एस आई के बराबर होगा। एपीसी सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। एपीएस एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। और एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी टू माइनस सी वन, चेंज इन वाई टू माइनस वाई वन, चेंज इन एस टू माइनस एस वन। एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मार्जिनल में सिर्फ डेल्टा लग जाता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस की जगह 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी की का फॉर्मूला होता है। कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ये बी एमपीसी है। एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये 1 माइनस बी एमपीएस है। सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें, बजट जो होता है एक स्टेटमेंट होता है दो चीजों का, एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। किसका? गवर्नमेंट का, क्योंकि किसका बजट है? गवर्नमेंट का बजट है। एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा लगाना, साल भर में कितनी कमाई हो सकती है, साल भर में कितने खर्चे हो सकते हैं, उसका पूरा ब्यौरा बना के पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। मैं आप हर कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर कोई बजट बनाता है, लेकिन अगर ये बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसको बोलते हैं यूनियन बजट, जो फरवरी के पहले तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अनाउंस किया जाता है। अगर मैं बात करूं बजट के ऑब्जेक्टिव की, क्यों बनाया जाता है बजट, तो बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट में क्लास आपको याद करना, मेरा MERA, तो इसका मतलब क्या होता है? M फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हमारी कंट्री में बहुत सारे पब्लिक कंपनीज हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अगर वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार बजट में उनको फंड एलोकेट करती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ना इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम जो है वो बजट के थ्रू किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ाती है, अपने खर्चे कम करती है। डिफ्लेशन की सिचुएशन में सरकार टैक्स रेट कम करती है, सब्सिडीज देती है, अपने खर्चों को बढ़ाती है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अमीर गरीब के बीच का फासला बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंडिया में अमीर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। इनके बीच का फासला कम करने के लिए सरकार क्या करती है? बजट जो टैक्स सिस्टम है उसको प्रोग्रेसिव बनाती है। अमीर लोगों के ऊपर हाई टैक्स लगेगा, जितना ज़्यादा कमाते चले जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता चला जाएगा, और गरीबों को सब्सिडी मिलेगी, ताकि अमीर की इनकम कम हो जाए, गरीब की इनकम बढ़ जाए, और दोनों के बीच में क्लास जो डिफरेंस है वो कम किया जा सके। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बीड़ी सिगरेट तंबाकू बनाने वाली कंपनी पर हैवी टैक्स, और जो कंपनी क्लास खादी बना रही है, फूड आइटम बना रही है, नेसेसरी ड्रग्स बना रही है जो जरूरी है, उन सब के लिए क्लास लो टैक्स। बात करते हैं क्लास बजट के 2 कंपोनेंट की। ब्रॉड कंपोनेंट में सबसे पहला है बजट रिसीट। साल भर में जितनी भी कमाई होने वाली है कहीं से भी, बजट रिसीट। साल भर में जितने भी खर्चे होने वाले हैं किसी भी जगह, बजटरी एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं बजट रिसीट्स की, उसके 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैप रिसीट। रेवेन्यू रिसीट सरकार की ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी असेट ना ही कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री का पैसा सरकार को मिलता है रेवेन्यू रिसीट, जैसे टैक्स। और कैप रिसीट मतलब जिससे कोई ना कोई सरकार की लायबिलिटी या तो बढ़ेगी, फ्री में नहीं मिलेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, और साथ में कोई ना कोई, या तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी या कोई ना कोई असेट कम होगी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा, इसको बोलते हैं क्लास कैपिटल रिसीट। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं, 2 पार्ट में है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स कंपोनेंट से मिलने वाला सारा पैसा टैक्स रिसीट है, अदर देन टैक्स नॉन टैक्स रिसीट है। अगर मैं टैक्स की बात करूं, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, मैं अपनी जेब से सरकार को टैक्स भरूंगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। सरकार ने मेरे ऊपर लगाया, मैं कस्टमर से वसूल लूंगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, नॉट शिफ्टेबल। हमारे ऊपर लगाया गया इनकम टैक्स है, हम ही देंगे, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, भैया हम ही देंगे, हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है, जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे उतना हाई रेट से टैक्स लगेगा, मतलब ज्यादा बोझ डालेंगे क्लास अमीरों पे। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं क्लास। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है क्लास, जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स, आ गया कस्टम ड्यूटी, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, इसके अलावा क्लास कोई प्रॉपर्टी टैक्स है वो आ गया। लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स ये क्लास सारा का सारा नॉन टैक्स है, इसको बोलते हैं नॉन टैक्स, ठीक है, नॉन टैक्स आइटम। अगर हम बात करूं इंडायरेक्ट टैक्स की, तो इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे ऊपर सरकार ने डाला है टैक्स, हम ग्राहक से वसूल लेंगे, उसको बोलते हैं इंडायरेक्ट टैक्स। उसका बोझ हम ग्राहक पे डाल देते हैं, बर्डन इज शिफ्टेबल। और इंडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इसको क्लास बोलते हैं इंडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल। इसके अलावा जो नॉन टैक्स आइटम है, इसके अलावा जो नॉन टैक्स है वो है फीस, फाइन, पेनल्टी, ग्रांट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, इंटरेस्ट जो मिलता है सरकार को लोन पे, वो सारा का सारा सरकार का नॉन टैक्स रिसीट है। अब बात करते हैं कैप रिसीट की। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला रिकवरी
ऑफ लोन, आपने किसी को लोन दिया, वो असेट है, लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है तो आपकी असेट कम हो गई, तो रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैंने उस कंपनी के थोड़े से हिस्से बेच दिए, सरकार थोड़ा सा इंडियन रेलवे बेच देती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बेच देती है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को तोड़ना। अगर सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो असेट है, उसको बेचना यानी असेट को कम हो जाना, इसका मतलब है कैपिटल रिसीट है। किसी से उधार लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए ये कैपिटल रिसीट है। ये तीनों के तीन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग्स, ये तीनों कहलाता है कैपिटल रिसीट्स, और इनसे लायबिलिटी बढ़ती है, नहीं तो कोई ना कोई असेट कम हो जाती है। अगर हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की डिफरेंस की बात करें, जो कि पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मीनिंग लिखना है क्लास। ये वो रिसीट है जिससे कोई असेट सरकार की ना ही कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। कैपिटल रिसीट में कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। बार बार होने वाला है रेकरिंग नेचर, ये कभी कभी होता है, सो नॉन रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीट क्लास डेट क्रिएटिंग नहीं है, कोई कर्जा नहीं बनता इससे, लेकिन अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें, उसमें से तीन में से बोरोइंग जो है वो डेट को क्रिएट करता है। इसके एग्जाम्पल टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग। और रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट जोड़ के आता है टोटल रिसीट। एक्सपेंडिचर की बात करें, दो तरह के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, इससे कोई ना कोई सरकार की असेट, इससे कोई भी सरकार की ना ही असेट बढ़ती है, ना ही लायबिलिटी कम होती है। सरकार का फ्री फंड का खर्चा, जिससे सरकार का कोई असेट नहीं बढ़ेगा, ना ही कोई लायबिलिटी कम होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सरकार की कोई ना कोई ऐसा खर्चा जिससे कोई ना कोई घर में असेट आएगा, देश में असेट आएगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं, इंटरेस्ट पे करना, सब्सिडीज देना, ये सब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पे खर्च करना, उनकी सैलरी देना, और ये सारे खर्चे क्या है, क्लास डिफेंस पे खर्च करना, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे मान लो गैस सिलेंडर देने का योजना, उज्ज्वला योजना था, इसके अलावा फ्री में राशन बांटना या कोविड वैक्सीन लगाना, ये सब योजना जो चलती है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब्सिडी वगैरह देना। लेकिन अगर सरकार ने बाहर कंपनी से कोई सुपर कंप्यूटर खरीद लिया, कोई जेट प्लेन खरीद लिया, कोई सड़क बना दिया, स्कूल हॉस्पिटल बिल्डिंग बना दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ये सब क्या है क्लास, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफरेंस की बात करें, ये वही मीनिंग को बताता है क्लास, जहां पे सरकार की ना ही कोई असेट बढ़ती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। फ्री फंड का मतलब सरकार खर्चा तो हो गया, फ्री फंड खर्चा है, ना कुछ आया ना कोई लायबिलिटी कम हुई, लेकिन इसमें सरकार की कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ सरकार के पास आ जाता है। ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है। ये जो खर्चा होता है क्लास, ये देश को चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, लेकिन ये खर्चा होता है क्लास एसेट्स को बढ़ाने के लिए, देश की एसेट्स को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट, सब्सिडी, एक्सपेंशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन का पैसा, डोनेशन, पेंशन, चैरिटी, सब खर्चा रेवेन्यू। लेकिन अगर मशीन खरीदा, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, इन्वेस्टमेंट किया, किसी को लोन रीपे कर दिया, लोन आपने लिया हुआ था, आपने उसको रीपे वापस कर दिया, इससे भी लायबिलिटी कम हो जाती है, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। बजट तीन टाइप का होता है बेसिकली, गवर्नमेंट बजट। सबसे पहला बैलेंस बजट, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट दोनों बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट, जहां रिसीट्स ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट बजट, जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा रिसीट्स कम। इंडिया में डेफिसिट बजट होता है, खर्चे सरकार के ज्यादा हैं, कमाई कम है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, सरकार बनाएगी सरप्लस बजट। अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो सरकार बनाएगी डेफिसिट बजट, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं डेफिसिट की, तो वो भी तीन अलग अलग कैटेगरी में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिसिट की, वो होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। अब ये तीन टाइप के हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट घटा दूंगा तो जो आएगा वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। इसका इंप्लीकेशन क्या है, हायर रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को ये वार्निंग सिग्नल देता है कि या तो अपने खर्चे कम कर लो या तो अपनी कमाई बढ़ा लो। इंडिया गरीब कंट्री है, कमाई बढ़ा नहीं सकते, खर्चे कम कर नहीं सकते, देश अभी बन रहा है, तो सरकारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करती है क्लास, या तो लोन लेगी या क्लास सरकार अपने एसेट्स को बेचेगी। एसेट बेचते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की एसेट्स कम हो जाएगी, लोन लेने से लायबिलिटी सरकार की बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने कितना उधार लिया है। वैसे फॉर्मूला होता है इसका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन टोटल रिसीट में एक चीज को छोड़ देना, बोरोइंग से आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। इसका इंप्लीकेशन क्या है, ज्यादा फिस्कल डेफिसिट अगर है, आपने ज्यादा उधार अगर लिया है, तो तुम्हारे ऊपर लोन का जो बर्डन है ना वो बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, पैसा लेके अल्टीमेटली आप देश के अंदर खर्च करोगे। फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो जाओगे जिनसे आप लोन ले रहे हो। आपकी फ्यूचर जनरेशन, जो अगली सरकार आएगी, उसके ऊपर भी टेंशन रहेगा, भैया लोन लौटाना है। इवन फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। इसे डेट ट्रैप बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दो, प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि अगर मैं बोलूं प्राइमरी डेफिसिट निकालो, तुम्हें फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देना, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीनों डेफिसिट आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सारे फॉर्मूले, इस पूरे चैप्टर में
एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो जो जो फॉर्मूले हैं सारे रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं फॉर्मूले का, टोटल रिसीट इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट इक्वल टू टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट, टैक्स रिसीट इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनकी पहचान भी आना चाहिए आपको, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल रिसीट इक्वल टू रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग्स बोलते हैं, इसका फॉर्मूला टोटल रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक और फॉर्मूला भी है फिजिकल डेफिसिट का, बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। उम्मीद है सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज और रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कोई भी फॉरेन करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो क्लास येन हो, युआन हो, कोई भी फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और उस करेंसी को खरीदने का जो भाव है, जो रेट है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसी भी फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए जो रेट हम अपनी करेंसी में देते हैं, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर $1 81 का है, 81 रुपीज का है, तो इसको बोलते हैं क्लास, ये जो रेट है इस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। $1 अगर 81 रुपए का है तो $1 में $1/81 आपको मिलता है। दिस रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट टाइप्स की, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, ये हाइब्रिड है। यानी कि ये दो का मिक्सचर जो है वो मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं इसको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं क्लास, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स कौन करती है क्लास, गवर्नमेंट। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। अब ये सरकार ने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं होता। इसके फायदे क्या है क्लास, ये स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होता, स्थिर है, कोई अप एंड डाउन रेट में नहीं होता। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, बाहर से जब इन्वेस्टर आते हैं उनको लगता है कि यार रेट तो फिक्स है, अप एंड डाउन नहीं होगा, झटका नहीं लगेगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कुछ नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं होता, प्राइस ऊपर नीचे अपने आप से मार्केट में नहीं किया जाता। और क्लास यहाँ पे फ्री मार्केट नहीं है, यानी कि मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं जा सकता, सरकार ने जो रेट फिक्स कर दिया सबको वही लेना है। अगर हम डीमैट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट कर दी थी। तो अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए तो आपको गोल्ड में पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको गोल्ड देना पड़ेगा। हर कंट्री ने अपने गोल्ड में रेट सेट कर लिया था। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट, सीधी सी बात है, अब सरकार कितना रेट फिक्स करे, हम $1 के लिए कितने गोल्ड लें, इसको रेट फिक्स करना बड़ा मुश्किल था। कोई कंट्री अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करती थी, कोई ओवर वैल्यू करती थी, तो ये सारी समस्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में थी। अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें, वो एक्सचेंज रेट है जो कि सेट कौन करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। मार्केट में होने वाले डिमांड और मार्केट में होने वाली सप्लाई के आधार पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है। इसका फायदा क्या है क्लास, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे किसी गोल्ड की जरूरत नहीं है, फ्री मार्केट है क्लास, अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन फ्लेक्सिबल में कुछ नुकसान भी है, लाइक इनस्टेबिलिटी, कभी भी रेट ऊपर नीचे होता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, कोई भी क्लास ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे शेयर मार्केट में ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे चला जाता है, इसके स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं और फॉरेन करेंसी के प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। पहले रेट ₹70 था, ₹60 था, अब 70, 80, अभी ₹81 कुछ हो गया है करंट, जो अगर हम डॉलर की बात करें। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बनता है, महंगाई बनती है क्लास इससे, और रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कई बार फॉरेनर डरते हैं कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल को फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए और हमें नुकसान हो जाए। ये फ्लेक्सिबल के डीमेरिट है। हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। तो सबसे पहला क्लास, हमें बाहर सामान खरीदना है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, हमें बाहर असेट्स खरीदनी है, हमें लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है बाहर, हमें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी किसी को देना है, या फिर अगर हमें फॉरेन टूर लेना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है क्लास, इन्वर्स रिलेशनशिप। फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब कब होती है, आता कब है फॉरेन करेंसी हमारे पास। तो सबसे पहला क्लास, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, सामान बेचेंगे बाहर कंट्री से, कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगा, हम गिफ्ट डोनेशन चैरिटी रिसीव करेंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट इनटू होम कंट्री, अगर टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई घटेगी। सेम टू सेम वैसा ही जैसा प्राइस
प्राइस और डिमांड में होता है, प्राइस और सप्लाई में होता है, उसी तरीके से प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रेट की फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं क्लास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी सप्लाई दोनों बराबर है। इस रेट को ओ से लेकर आर तक ये जो रेट है, इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। $1 पहले था 50 रुपए का, अब उसी डॉलर के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डाउन हो गया। हमें सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए पहले 50 देने पड़ते थे, अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे अपनी करेंसी में। इसका मतलब हमारा जो रुपया है, हमारा जो ये करेंसी है, ये कमजोर हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। इसी सेम सिचुएशन में लेकिन डॉलर अप्रिशिएट हो गया। पहले $1 से 50 रुपए खरीद सकते थे, अब वो $1 70 रुपए खरीद रहे हैं, तो डॉलर और पावरफुल हो गया। इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर मैं बात करूं क्यों ऐसा होता है, डेप्रिसिएशन के दो रीजन है। अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम रेट है, अगर डिमांड बढ़ गया, अगर आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा दी, आपको ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए, तो नया डिमांड सप्लाई को यहां कट करेगा और इक्विलिब्रियम रेट OR से OR डैश हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के दो रीजन है। पहला, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाया या आपने सप्लाई को कम कर दिया। कम मतलब पीछे, तो सप्लाई अगर कम हो गया, हमारे पास सप्लाई आ ही नहीं रहा डॉलर का, तो जाहिर सी बात है क्लास रेट जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड अगर फॉरेन करेंसी की ज्यादा करोगे तो रेट बढ़ेगा, और सप्लाई कम करोगे तो भी रेट बढ़ेगा। ये दोनों रीजन है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का। डायग्राम बना के एग्जामिनेशन में अच्छे से दिखाना अगर पूछता है तो। अब सवाल है इफेक्ट ऑन डेप्रीशिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सीधी सी बात है क्लास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान समझना क्लास। अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो इंपोर्ट्स कम होंगे। कैसे, $1 पहले 70 का था, अब $1 जो है 80 का हो गया। पहले वो $1 लेके आते थे, 70 रुपए का सामान लेके जाते थे, अब वो $1 लेके आएंगे, 80 का सामान लेके जाएंगे, यानी उनके लिए इंडिया से चीजों को खरीदना चीपर हो गया। इसकी वजह से क्लास हमारी सेल बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हम बाहर कंट्री को ज्यादा बेचेंगे। क्यों, उनके लिए यहाँ से खरीदना सस्ता हो गया, तो वो ज्यादा खरीद सकते हैं, हम ज्यादा बेचेंगे। लेकिन इंपोर्ट कम हो जाएगा, पहले मुझे 70 रुपए चाहिए थे $1 का सामान खरीदने के लिए, अब मुझे 80 चाहिए $1 का सामान खरीदने के लिए, तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूं मैं बाहर से खरीद सकूं चीजों को, तो जो मेरा इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। $1 पहले 70 रुपए का था, अब 60 रुपए का हो गया। पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, सेम डॉलर का सामान खरीदने के लिए मुझे 60 रुपए देने पड़ेंगे, रेट घट गया, यानी हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, हमारी कम करेंसी में उनका सेम क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। उनकी करेंसी कमजोर हो गई और हमारी करेंसी ताकतवर हो गई। इसके भी दो रीजन है, अगर सप्लाई बढ़ेगा या डिमांड घटेगा। तो अगर हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो आप पहले मेन डायग्राम बनाएंगे इक्विलिब्रियम का, फिर सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा तो नया पॉइंट आएगा, तो आप देखोगे इक्विलिब्रियम रेट नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को खरीदने के लिए। या अगर डिमांड पीछे चला जाए, अगर डिमांड पीछे की तरफ आ गया तो भी देखो ये क्लास नीचे आ गया। यानी कि अगर डिमांड कम हो जाएगा या सप्लाई बढ़ जाएगा, ये रीजन बनता है क्लास किसका, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता था और इंपोर्ट घटता था, यहाँ एक्सपोर्ट घटेगा इंपोर्ट बढ़ेगा। क्यों क्लास, अब हम लोग ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। $1 60 का था, अब 50 का हो गया, यानी हम 50 रुपए में $1 का सामान खरीद सकते हैं, तो हम ज्यादा बाहर से खरीदेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग हमारे यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन की बात करें, दोनों का मतलब ही फॉरेन करेंसी का, दोनों का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। लेकिन डी वैल्यूएशन पुराने जमाने में होता था, इसे गवर्नमेंट करती थी क्लास, और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था। डेप्रिसिएशन आज होता है क्लास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जहां पे मार्केट फोर्स, मार्केट में होने वाले डिमांड सप्लाई के बेसिस पे रेट डिसाइड होता है। आज और 81 का, में भी एक अगले महीने 82 का हो, इससे पहले 80 का भी था, तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब रेट ऊपर नीचे हो मार्केट फोर्सेस की डिमांड सप्लाई की वजह से। लेकिन अगर रेट ऊपर नीचे हो रहा है क्लास, सरकार ने कर दिया, सरकार की वजह से, गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से, उसे बोलते हैं क्लास डी वैल्यूएशन। इसके अलावा क्लास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। दिस मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके फंक्शंस की बात करें, ये इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी, ये मार्केट है, तभी फॉरेन करेंसी को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर किया जाता है। आज मैं इंडिया में किसी भी करेंसी खरीद सकता हूं इसी मार्केट की वजह से।
हमें ये पैसे देता है ताकि हम फॉरेन ट्रेड कर सके। अगर मुझे किसी कंट्री में ट्रेड करना है, यूके में ट्रेड करना है, तो मुझे पाउंड ये मार्केट ला के देगा। और हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यानी कि फ्यूचर में डील को, कोई फ्यूचर में डील होने वाली है, आज से उसको सेट कर देता है कि आज से 3 महीने बाद हम तुम्हें इतने डॉलर इतने रुपए में दे देंगे। सो दैट कैलकुलेट अगर बढ़ जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसे ही जैसे 3 महीने बाद किसी की शादी है और वो आज ही गोल्ड को बुक करा देता है, सो दैट 3 महीने बाद अगर रेट बढ़ते हैं तो उसे नुकसान ना हो। तो फ्यूचर में जो डिलीवरी होने वाली है उसको आज ही प्री बुक कर देते हैं, इसको बोलते हैं हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसके अलावा क्लास एक और होता है, क्लास थर्ड, इसको बोलते हैं क्लास मैनेज फ्लोटिंग। जो मैनेज फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग, उसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है, ध्यान समझना क्लास, मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जहां पे रेट होता तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही है, लेकिन अगर कभी हमारा जो करेंसी रेट है यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हैवीली डेप्रिशिएट हो जाता है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इस पे इन्फ्लुएंस डालती है, कंट्रोल डालती है, और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो क्लास कंट्रोल में रहता है। यानी कि जब डोमेस्टिक करेंसी हैवीली डेप्रिशिएट हो रही होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस करता है इस एक्सचेंज रेट को, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। आरबीआई सप्लाई बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की, सो दैट एक्सचेंज रेट लिमिट रहे। मैंने आपको भी कहा था सप्लाई बढ़ती है तो रेट कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा होता है तो आरबीआई सप्लाई बढ़ा देती है, रेट कम हो जाता है, रेट लिमिट्स के अंदर ही रहता है, इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप के होते हैं क्लास यहाँ पे, सबसे पहला स्पॉट मार्केट और दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। अगर मुझे डेली नेचर में करेंसी चाहिए, मुझे डेली बेसिस पे करेंसी की जरूरत है, तो मैं जाऊंगा स्पॉट मार्केट में। इस मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और फॉरवर्ड मार्केट होता है फ्यूचर डिलीवरी के लिए। अगर मुझे फ्यूचर में फॉरेन करेंसी चाहिए तो क्लास मैं उसको रेट जो बोलूंगा उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि मुझे 3 महीने बाद करेंसी चाहिए तो मैं फॉरवर्ड मार्केट में जाऊंगा, मुझे आज करेंसी चाहिए, कल चाहिए, तो मैं स्पॉट मार्केट के अंदर जाऊंगा। इसका रेट स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, इसका रेट होता है फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। टॉपिक पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट करती है, कितने रुपए का गुड्स इंपोर्ट करती है, उसका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ओनली गुड्स, इंपोर्ट ओनली गुड्स। गुड्स का मतलब विजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम, फिजिकल आइटम। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। सो बीओटी का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू, ओनली टेंजिबल और विजिबल गुड्स। अगर ये एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस होगा बीओटी, अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट बीओटी, और अगर दोनों बराबर है तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होता है, इसमें कोई और चीज रिकॉर्ड नहीं होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, एक कंट्री पूरे वर्ल्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो, हर कुछ सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स भी, सर्विसेज भी, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? विजिबल आइटम्स जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, लाइक मशीनरी, राइस, व्हीट, स्पाइसेस। इनविजिबल आइटम सर्विसेज लाइक बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज जो हम बाहर को दे रहे हैं, हम बाहर से ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विसेज के अंदर आएगा। अगर मैं तुम्हें नोट्स दूं तो ये गुड्स के अंदर आएगा। इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर, एक कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी लोन हुआ है, बाहर कंट्री को लोन दिया, लोन लिया, इन्वेस्टमेंट किया, बाहर कंट्री ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो सब आता है क्लास कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। और यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, हमने दिया या हमने लिया, ये सब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चारों चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, सबसे पहला है करंट अकाउंट इन बीओपी और दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। दोनों के कंपोनेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट इन बीओपी की, ये वो अकाउंट है जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है तीन चीजों का। सबसे पहला है गुड्स, दूसरा है सर्विसेज, तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये तीनों चीज हम उनको दे रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। ध्यान रखना करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट डोनेशन लिया, चैरिटी लिया या गिफ्ट डोनेशन चैरिटी दिया, वो सब आएगा करंट अकाउंट में। जबकि बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट, ये सब चीजें करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। एक एक करके स्टडी करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स तो आपको पता ही है, टेंजिबल आइटम, जितना भी सामान हम बाहर बेच रहे हैं या
बाहर से खरीद रहे हैं, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन सबको बोलते हैं क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। ध्यान से समझना, जितना भी एक्सपोर्ट हम करते हैं वो प्लस आइटम है। प्लस आइटम को क्रेडिट आइटम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगा। क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम, जितना भी इंपोर्ट करेंगे गुड्स का उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो आपका प्लस आइटम है, क्रेडिट आइटम है, सॉरी एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस आइटम है, डेबिट आइटम है। ध्यान रखना, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाता है तो माइनस आइटम, और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा तो प्लस आइटम। दूसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हमने बाहर से ली है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने बाहर से सेवाएं ली हैं, हमने बाहर से सर्विसेज को इंपोर्ट किया, खरीदा है, तो वो माइनस आइटम है, यानी कि डेबिट आइटम है। माइनस आइटम या डेबिट आइटम, क्यों? क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी देश से बाहर चला जाता है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने कोई भी सर्विसेज दी है बाहर वालों को, बैंकिंग, शिपिंग, टीचिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, कोई भी सर्विस हमने दी है तो वो प्लस आइटम है, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है। प्लस आइटम को ही क्रेडिट आइटम, माइनस को डेबिट आइटम बोलते हैं। सर्विसेज दो तरह की होती है, फैक्टर और नॉन फैक्टर। मैं काम कर रहा हूँ बाहर जाके कंपनी में, फैक्टर सर्विसेज है, लेकिन मेरी गाड़ी चल रही है और गाड़ी में लोग काम, ड्राइवर चला रहा है, मुझे पैसे कमा के दे रहा है मेरी गाड़ी का, मेरी मशीन का, उसे बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। मेरे जहाज चल रहे हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज, लेकिन मैं खुद कहीं जाके काम करके आता हूँ, फैक्टर सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज हो, इंपोर्ट किया है तो माइनस आइटम, एक्सपोर्ट किया है प्लस आइटम, सेम टू सेम गुड्स जैसा। तीसरा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। गिफ्ट रिसीव्ड अगर मिल गया तो प्लस आइटम यानी कि क्रेडिट, और गिफ्ट टू अदर्स, ठीक है, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम। तो मिला, आया, प्लस आइटम, दिया गया, माइनस आइटम। गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। ये तीन कंपोनेंट भूलना मत, बहुत बार पूछा आता है एग्जामिनेशन में, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसके अंदर भी कुछ चीजें रिकॉर्ड होती है। इसके अंदर तीन चीजें, पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है क्लास बोरोइंग्स, तीसरा है क्लास कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना क्लास, तीसरा जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सरकार कुछ रिजर्व बना के चलती है, वो सारी चीजें। यानी कि इन बीओपी यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड किया था, ऑल सच ट्रांजैक्शंस रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री और बाहर सारे देशों में जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करते हैं, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करते हैं, वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान सुनना, इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और उस जिस असेट पे इन्वेस्टमेंट होता है उस असेट पे कंट्रोल अगर उनका है, लाइक रतन टाटा ने बाहर अगर इन्वेस्टमेंट किया, जैगुआर को खरीद लिया, लैंड रोवर को खरीद लिया, तो उस गाड़ी पे कंट्रोल रतन टाटा का है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, तो सिक्योरिटी के प्राइस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बाहर कंट्री से इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम, ठीक है, और अगर हमने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया यानी कि पैसा चला गया, उसको बोलते हैं क्लास माइनस आइटम। ध्यान रखना, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम, गया तो माइनस आइटम। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आया है तो प्लस आइटम, टू अब्रॉड, बाहर को आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया है तो उसे बोलते हैं क्लास माइनस आइटम। दूसरा है बोरोइंग्स, लोन टेकन, ध्यान रखना, किसी से भी लिया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो क्लास, चाहे वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया हो, लोन टेकन प्लस या क्रेडिट आइटम। लोन गिवन, अगर आपने लोन दिया है तो पैसा जाएगा, माइनस या, बस इतना देखना है, फॉरेन करेंसी आता है तो प्लस आइटम, फॉरेन करेंसी जाता है तो माइनस आइटम। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कभी भी क्लास अगर विड्रॉ करते हैं, हमारी कंट्री में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है। अगर हम वहां से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल रहे हैं पैसा, तो प्लस आइटम है, यानी कि क्रेडिट आइटम है, देश के अंदर पैसा आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जस्ट लाइक अ गुल्लक, गुल्लक से पैसा निकाल रहे हैं, पैसा आ रहा है, जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट, ठीक है, या एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अब ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, माइनस या डेबिट आइटम, क्योंकि पैसा चला गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ करेंगे तो प्लस आइटम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन करेंगे, डालेंगे तो माइनस आइटम। नेक्स्ट है क्लास इक्विलिब्रियम इन बीओपी, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है
ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, तो उसको बोलते हैं बीओपी। क्या है क्लास? इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो है। हमने 1 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था, 1 करोड़ आ गया था, उसी का सामान खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए चला गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल बराबर हो गया। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन बीओपी, यानी कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट नहीं हुआ, जितना फॉरेन करेंसी आया उतना ही फॉरेन करेंसी चला गया। डिस इक्विलिब्रियम कब होता है क्लास? सरप्लस और डेफिसिट में। अगर हमारे पास ज्यादा करेंसी आ गई, ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया, तो सरप्लस बीओपी, और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिसिट बीओपी। तो अगर मान लो कि मैं 100 डॉलर का सामान, 100 डॉलर का एक्सपोर्ट किया मैंने और इंपोर्ट किया 80 डॉलर का, राइट? तो यहाँ पे जो 20 डॉलर फालतू बचा है क्लास, हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं या इसका क्लास लोन दे देते हैं, और ये जो 20 का 20 होता है उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। इस 20 को बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। और अगर डेफिसिट में हमारा 100 का एक्सपोर्ट है, 150 का इंपोर्ट है, तो हमें ये जो 50 रुपए कम पड़ रहे हैं वो हम लोन ले लेते हैं क्लास। इसको भी बोलते हैं क्लास -50 को एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। बीओपी में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, कोई सरप्लस कोई डेफिसिट है, तो बराबर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन यूज किया था उसे बोलते हैं क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बीओपी हमेशा बैलेंस होगा, बीओपी ऑलवेज बैलेंस। इन केस देयर इज इनबैलेंस, अगर कोई इनबैलेंस है तो उसे करेक्ट करेंगे थ्रू एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे करंट नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का, वो सब का सब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होता है। मेन मोटो प्रॉफिट कमाना होता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है, अबव द लाइन आइटम होता है, और ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। जितना ट्रांजैक्शन करना है करो, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बराबर नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिसइक्विलिब्रियम में है, तो उसे बराबर करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं कैपिटल नेचर के ही होते हैं क्लास, और बाद में लिखे जाते हैं बिलो द लाइन आइटम, उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जो हमेशा ऑटोनोमस पे डिपेंड करेगा। एकोमोडेटिंग ऑटोनोमस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है डिपेंडेंट इन नेचर। तो फाइनली क्लास इसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। उम्मीद है क्लास हर एक चीज इसके अंदर मैंने अच्छे से आपको रिवीजन करा दी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में जरूर मुझे बताना कैसा लगा ये आपको, अच्छे से चैप्टर रिवीजन हुआ कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नए चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।